हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉड्स इन्फो पर। यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो नया न्यू एडिशन बुक लॉन्च हुआ है उसका सेट प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। ऑलरेडी 17 सेट कर चुके हैं, ये सेट नंबर 18 है। अगर आप नहीं देखे हैं और बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके सबसे पहले एक एक करके सारे प्रैक्टिस सेट को देखिए और विथ डिस्क्रिप्शन है, हर एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन है। और ये प्रीवियस ईयर जो भी बिहार दरोगा से रिलेटेड एग्जाम हुआ है उसमें प्रश्न पूछे गए हैं और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट में आप कमेंट जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम विख्यात है, तो राइट आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति के लिए। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 ईस्वी में हुई थी। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्म को विकसित करने के उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति 1966-67 का नेतृत्व मुख्य रूप से एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा किया गया। 2024 में इनको भारत रत्न दिया गया है। हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया था। नीली क्रांति पहले चीन में शुरू हुई, जहां मछली पकड़ने का प्राचीन काल से काम किया जाता था। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। नंबर 2 क्वेश्चन है, निम्न में कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ग्लिसरॉल। यह ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल श्रृंखला का प्रमुख यौगिक है। यह जीव और वनस्पति तेलों और वसाओं में उच्च वसा अम्लों के ग्लिसरील एस्टरों के रूप में उपस्थित होता है। ग्लिसरॉल रंगहीन, गंधहीन, आर्द्रताग्राही और गाढ़ा द्रव है। इसका उपयोग शेविंग क्रीम, साबुन व टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन, रिफिल, इंक आदि में होता है। जब वसाओं को सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लिसरीन के साथ साथ उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं। इन लवणों को साबुन कहते हैं। सोडियम पोटेशियम साबुनों के अतिरिक्त अन्य धातुओं के साबुन सफाई के कार्यों के लिए प्रयुक्त नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको निमोनिया। निमोनिया जो है आपको दूषित जल से संचारित नहीं होता है, अन्य 3 दूषित जलों के द्वारा संचारित होता है। संक्रमण रोग का तात्पर्य वैसे रोग से है जो व्यक्तियों के संपर्क में आने से फैलता है। फेफड़ों में संक्रमण का हो जाना निमोनिया कहलाता है। इसमें फेफड़े में सूजन की स्थिति बन जाती है। निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो अधिकतर बच्चों में होती है। इसके प्रमुख लक्षण में खांसी, सीने में दर्द, बुखार और सांस लेने में कठिनाई होती है। यह रोग डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। यह अन्य 3 रोग टाइफाइड, पीलिया एवं हैजा जल जनित रोग है। पीलिया यह एक यकृत रोग है जिसमें रक्त में पित्त वर्णक अधिक मात्रा में चला जाता है। इसमें यकृत में पित्त वर्णक का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है। इसका संक्रमण खाने पीने की वस्तुओं से तथा दूषित जल के द्वारा होती है। इसमें थकान, फ्लू जैसे लक्षण, पेशाब व मल, त्वचा और आंखों का रंग पीला हो जाता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इसका संक्रमण दूषित जल रोगी के मल मूत्र एवं थूक के द्वारा होता है। इस रोग को फैलाने में मक्खियों की विशेष भूमिका होती है। सिर दर्द, ज्वर तथा शरीर पर लाल दाने उभर आते हैं। इनमें पानी भर जाता है तथा पाचन शक्ति खराब हो जाती है। हैजा या विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। इसका संक्रमण खाने की वस्तुओं एवं दूषित जल द्वारा होता है। इस रोग का लक्षण उल्टी एवं दस्त, जल की कमी, पेशाब बंद हो जाना, हाथ पैरों में ऐंठन आदि है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा, विनाइट्रीकरण की बात कर रहा है तो स्यूडोमोनास हो जाएगा। ठीक है। राइजोबियम और एजोटोबैक्टर जीवाणु का एक समूह है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम दलहनी फसलों की जड़ों को संक्रमित कर उनमें ग्रंथियों का निर्माण करता है।
इन ग्रंथियों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण उसे अमोनिया में बदल देता है। पौधे उस अमोनिया का प्रयोग प्रोटीन, विटामिन एवं अन्य नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के निर्माण में करते हैं। पौधों की वृद्धि को प्रेरित करने वाला जीवाणु राइजोबैक्टीरिया है। एजोटोबैक्टर कृषि भूमि एवं पौधों की जड़ों की सतह पर स्वतंत्र रूप से रहने वाले जीवाणु समूह है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। इसका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में सभी गैर दलहनी पौधों, खासकर चावल, कपास, सब्जियों इत्यादि के लिए किया जाता है। एजोस्पाइरिलम नील हरित शैवाल धान की फसल में एजोला इत्यादि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित सूक्ष्म जीव है जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। इनमें बहुत से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं, जैसे एनाबिना। नॉस्टिक और ऑस्लिटोरिया आदि। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाता है। नील हरित शैवाल भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ा देते हैं, जिससे उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। नाइट्रीकारक जीवाणु अमोनिया की नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत कर नाइट्राइट में बदल देते हैं, जैसे नाइट्रोकोकस एवं नाइट्रोसोमोनास। कुछ जीवाणु नाइट्राइट यौगिक को फिर से ऑक्सीकृत करके नाइट्रेट में बदल देते हैं, जैसे नाइट्रोबैक्टर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 21 जून। संयुक्त राष्ट्र महासभा की मंजूरी के बाद 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था। प्रमुख दिवस है 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 14 जून विश्व रक्तदान दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस, 1 अगस्त विश्व स्तनपान दिवस, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस और 8 सितंबर है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण दिवस। अगला क्वेश्चन है, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं? राइट आंसर हो जाएगा सभी कारण है। उपभोक्ता में आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि। सभी कारण है। संबंधित वस्तुओं की कीमत में भिन्नता, उपभोक्ता की आय के स्तर में बदलाव, जनसंख्या वृद्धि इत्यादि कारण से मांग में परिवर्तन होता है। मांग में परिवर्तन किसी विशेष वस्तु या सेवा को खरीदने की उपभोक्ता की इच्छा में बदलाव को भी निरूपित करता है। आगे है, मांग विकास का सिद्धांत का प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत रेगनर नक्श के द्वारा दिया गया है। असंतुलित विकास सिद्धांत हर्षमैन के द्वारा दिया गया है। आर्थिक क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं, जैसे रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार, गोइपोडिया समिति बैंक सेवा सुधार, आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग और आरबी गुप्ता समिति जो है कृषि ऋण क्षेत्र में सुधार है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। यह मुख्य रूप से कूलिंग एजेंट की तरह प्रयोग होता है और हमारे पृथ्वी के वायुमंडल का एक सामान्य हिस्सा है। शुष्क बर्फ को पहली बार 1835 ईस्वी में फ्रांसीसी आविष्कारक एड्रियन जीन पियर थिलोरियर ने अनुसरण किया था। इसका प्रयोग कूलिंग एजेंट की तरह किया जाता है और अब मेडिकल से लेकर फूड इंडस्ट्री तक इसका इस्तेमाल होता है। जब ड्राई आइस को गर्म पानी में डालते हैं तो इसमें धुआं निकलती है और उस क्षेत्र में बर्फ जैसा लगने लगता है। यह काफी ज्यादा ठंडी होती है, इस कारण इससे शरीर की कोशिकाएं मरने लगती है। शुष्क बर्फ अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। बर्फ जमने में जिलेटिन बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा कुश्ती। क्या हो जाएगा? कुश्ती से है। भारतीय पहलवान दीपक पुनिया को वर्ष 2021 में कुश्ती खेल में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। दीपक पुनिया कॉमनवेल्थ गेम 2022 में अपने वर्ग 86 किलोग्राम में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। कुश्ती खेलने वाले अन्य भारतीय खिलाड़ी निम्न है, रवि कुमार दहिया, गीता फोगाट, विनेश फोगाट इत्यादि।
मुक्केबाजी में रिंग की लंबाई एवं चौड़ाई कम से कम 4.9 इंटू 4.9 मीटर स्क्वायर तथा अधिक से अधिक 6.10 इंटू 6.10 मीटर स्क्वायर होती है। ओलंपिक खेल मुक्केबाजी स्पर्धा में श्रेष्ठ प्रदर्शन एवं तकनीक के लिए बेल वाकर कप प्रदान किया जाता है। बैडमिंटन का सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत वर्ष 1977 ईस्वी में हुई थी। इसके कोर्ट की लंबाई 44 फीट एवं चौड़ाई 20 फीट तथा नेट की ऊंचाई 5 फीट होती है। बैडमिंटन के भारतीय खिलाड़ी निम्न हैं: पुलेला गोपीचंद, साइना नेहवाल, प्रकाश पादुकोण, ज्वाला गट्टा, अश्विनी पोनप्पा, पीवी सिंधु इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको गायन। क्या हो जाएगा? गायन से है। डॉक्टर भूपेन हजारिका को पद्म विभूषण वर्ष 2001 ईस्वी में गायन के लिए दिया गया। भूपेन हजारिका असम राज्य से आते हैं। वे गीतकार, संगीतकार, गायक, कवि और फिल्म निर्माता थे। भूपेन हजारिका को वर्ष 1992 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2019 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी से हुई थी। यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। इसके मेडल में पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है। भारत रत्न कला, साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमाने पर जनसेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। इसमें 3 पद्म पुरस्कार है। पद्म विभूषण सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिर पद्म श्री हो जाता है। अब है, जब पानी जमता है मतलब बर्फ में बदलता है तो उसका आयतन क्या होगा? तो बढ़ता है। ठीक है। जल वाष्प को ठंडा करने पर वह जल द्रव में बदल जाता है। अंत में ठोस अवस्था बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे हम उस ठोस पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। बर्फ का द्रव्यमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन ठोस का द्रवण कहलाता है। जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से गैसीय अवस्था की वाष्प की अवस्था में परिवर्तित होता है वह ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। सामान्य ताप पर जल क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 डिग्री केल्विन होता है। किसी द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ने से बढ़ जाता है और दाब घटने से कम हो जाता है। उन पदार्थों का द्रव्यमान दाब बढ़ने से बढ़ जाते हैं जिसका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, जैसे मोम, तांबा आदि। उन पदार्थों का द्रव्यमान दाब बढ़ने पर घट जाता है जिनका आयतन ठोस होता है। आयतन गलने पर घट जाता है, जैसे बर्फ, ढलवा लोहा इत्यादि। क्रिस्टल पदार्थों में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं, जैसे दशा में ठोस अपने ही गले हुए पदार्थ में डूब जाता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मत, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। अतः इस पदार्थ के ठोस विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में है? तो विश्व स्वास्थ्य का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल को हुआ था। 1948 में की गई थी। स्वास्थ्य संगठन ऐसी संस्था है जो विश्व भर के लिए काम करते। उद्देश्य पूरे विश्व में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य भविष्य देना तथा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य में देशों की संख्या 194 है और वर्तमान में स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पर कुछ स्थापना वर्ष दिया हुआ है। ADB 1966 मनीला
और उसके बाद है आसियान 1967 जकार्ता, नाटो 1949 ब्रुसेल्स, सार्क 1985 काठमांडू में है, और विश्व व्यापार संगठन जो 1995 जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ 1930 लंदन इंग्लैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। तो भूकंप प्रभावित क्षेत्र जो है आपको ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार और उनके साथ कुछ समय पूर्व बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत को निम्नलिखित 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है। पहला है अधिकतम प्रभाव क्षेत्र जोन 5। यह भूकंप तीव्रता की दृष्टि से 9 से अधिक तीव्रता वाला क्षेत्र, इसमें भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य, बिहार, नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमालय व पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र तथा गुजरात का कच्छ प्रदेश शामिल है। यह देश के कुल भू क्षेत्र का 10.9% है। इन क्षेत्रों में ऐसे भूकंपों की संख्या अधिक रही है जिससे जन धन की अपार हानि हुई है। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। दूसरा है अधिक प्रभाव का क्षेत्र जोन 4। इस क्षेत्र की भूकंप तीव्रता 8 है। इससे अधिक तबाही के खतरे वाला क्षेत्र कहा जाता है। इस भूकंप क्षेत्र में सिक्किम, बिहार, उत्तरी बंगाल, हुगली डेल्टा, उत्तर प्रदेश का उत्तरी एवं पश्चिमी भाग, दिल्ली, उत्तरी हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश व पश्चिम में कठियावाड़ तट से लेकर राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग तक अर्धचंद्राकार आकृति में फैला क्षेत्र, कोंकण तट का दक्षिणी भाग भी शामिल है। इसमें देश के कुल भूभाग का 17.3% हिस्सा आता है। यह क्षेत्र अत्यधिक प्रभाव क्षेत्र का सीमावर्ती भाग है। खान सर का टेस्ट सीरीज चल रहा है, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, उसे जाके प्लेलिस्ट में देख ले। तीसरा है मध्यम प्रभाव का क्षेत्र जोन 3। इसे सामान्य तबाही के खतरे वाले क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। इसका विस्तार विशाल मैदान के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी हरियाणा, उत्तर प्रदेश का मध्यवर्ती और दक्षिणी पूर्वी भाग, बिहार और पश्चिम बंगाल का मैदानी भाग, गुजरात का पूर्वी भाग, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट, गोदावरी कृष्णा डेल्टाई भाग तथा पश्चिमी तटीय प्रदेश पर मिलता है। इस प्रकार यह देश का कुल क्षेत्र 30.4% क्षेत्र को आच्छादित करता है। भूकंप की तीव्रता की दृष्टि से 6 से 7 की तीव्रता वाला क्षेत्र है। चौथा है न्यून प्रभाव का क्षेत्र जोन 2। भूकंप की दृष्टि से यह सबसे कम सक्रिय क्षेत्र है। इसका विस्तार प्रायद्वीपीय पठार भूभाग पर प्रमुख रूप से मिलता है। राजस्थान का उत्तरी और पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के पश्चिमी पठारी भाग, तमिलनाडु, उत्तरी आंध्र प्रदेश और उसका तटीय भाग तथा छत्तीसगढ़, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी कर्नाटक के अनेक भागों पर इसका विस्तार मिलता है। यहाँ भूकंप प्रभाव की तीव्रता 5 से 6 के बीच मिलती है। पांचवा है न्यूनतम प्रभाव का क्षेत्र जोन 1। यह प्रमुख रूप से पठारी भूभाग पर 4 विस्तृत भूखंडों के रूप में फैला है। इसका विस्तार प्रमुख रूप से दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़ व पश्चिमी ओडिशा, आंध्र प्रदेश का अधिकांश पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग, कर्नाटक का पूर्वी भाग, झारखंड पर पाया जाता है। यह क्षेत्र भूकंपों की दृष्टि से शून्य माना जाता है रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में महाराष्ट्र में कोयना 1967 व लातूर उस्मानाबाद 1993 के भूकंपों ने भूगर्भवेताओं को आश्चर्य में डाल दिया है। तो ये 5 जोन थे भूकंप क्षेत्र के। भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र के अद्यतन संस्करण के अनुसार भारत के भूकंप जोन 1 एवं 2 को एक में समाहित कर अब जोन 2 का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार अब देश को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया है। जोन 2 के अंतर्गत भारत का 41.4% भू क्षेत्र, अर्ध तीव्रता क्षेत्र और जोन 3, 4 एवं 5 के अंतर्गत 58.6% भूभाग आता है। भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत का भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन कोड तैयार किया है, जिसके अंतर्गत भूकंप जोन विशेष क्षेत्र का गुरुत्वीय त्वरण का क्षैतिज अनुभूत त्वरण के आधार पर क्षेत्र के कारक का निर्धारण किया है। भूकंप जोन 5 अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र का क्षेत्र कारक IS कोड के तहत 0.36 निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार भूकंप जोन 4 का 0.24 और जोन 3 का 0.16 एवं जोन 2 का 0.10 निश्चित किया गया है। भूकंप जोन 5, 4 एवं 3 के अंतर्गत
देश का 10.9%, 17.3% एवं 30.4% भू क्षेत्र आता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्यगण चुनते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्यों में लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा संसद का निम्न सदन है जिसका एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। अनुच्छेद 93 में वर्णित है। लोकसभा के सदस्य की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यता निम्न है: भारत का नागरिक हो, दूसरी उसकी आयु 25 वर्ष हो या इससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ के पद पर नहीं हो। लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वह एक संसद सदस्य के रूप में शपथ लेता है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से संबंधित है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। अनुच्छेद 53 भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी विधानसभा व दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया था। 70वां संशोधन 1992 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अनुच्छेद 75 का 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। संसद का गठन अनुच्छेद 79 में वर्णित है। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा उच्च सदन एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के संगठन का उल्लेख अनुच्छेद 80 में वर्णित है। लोकसभा के संगठन का उल्लेख अनुच्छेद 81 में वर्णित है। लोकसभा राज्यसभा की तरह स्थायी सदन नहीं है। सामान्य तौर पर इसकी अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है। इसके बाद यह स्वयं ही विघटित हो जाता है। राष्ट्रपति समय से पहले भी विघटित कर सकते हैं। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रही है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर एवं उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर थे। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 18वां है। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वां है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा रोहित शर्मा। 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू किया गया तथा जिसे 2021 में नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। यह पुरस्कार भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसमें 1 पदक, 1 प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपये दिए जाते हैं। यह पुरस्कार विजेता राजधानी या शताब्दी गाड़ियों में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित कोचों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 शरद कमल अंचत टेबल टेनिस को मिला है। अगला प्रश्न है, सूबा निम्नलिखित देशों में किसकी राजधानी है? सूबा की बात कर रहा है तो राइट आंसर आपको हो जाएगा फिजी। फिजी द्वीप समूह गणराज्य के नाम से जाना जाता है। यह ओशनियाई देश है। इसकी मुद्रा फिजी डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा आसपास के द्वीपों को मिलाकर ओशिनिया कहा जाता है। फिजी के समीपवर्ती पड़ोसी राष्ट्रों में पश्चिम की ओर वानुअतु, पूर्व में टोंगा और उत्तर में तुवालू है। वानुअतु दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। ज्वालामुखी मूल का यह द्वीप समूह है। वानुअतु की राजधानी पोर्ट विला है। इसकी मुद्रा वातु
है। इसकी मुद्रा क्या है? वातु है। टोंगा दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है। यह भी ओशिनियाई देश है। इसकी राजधानी नुकु अलोका है एवं मुद्रा टोंगन पंगा है। टोंगा गर्त प्रशांत महासागर में 9000 मीटर गहरा है। तुवालु प्रशांत महासागर में स्थित पोलिनेशियाई द्वीप देश है। तुवालु की राजधानी फुनाफुती है और इसका मुद्रा डॉलर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? नौकरशाही की बात कर रहा है कि कौन इसकी विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्वैच्छिक सदस्यता। राज्य या शासन के आदेशों या इच्छा के बिना जब कोई सदस्य कार्य करता है तो उसे ऐच्छिक या स्वैच्छिक कहा जाता है। स्वैच्छिक का मतलब होता है स्व यानी इच्छा से किसी कार्य को करना। यह नौकरशाही की विशेषता नहीं है। नौकरशाही की विशेष विशेषता है निश्चित कार्य क्षेत्र, पद सोपान पद्धति के आधार पर नियुक्ति, निश्चित नियम, कागजी कार्रवाई, निश्चित एवं व्यवस्थित संगठन, कुशल एवं मेधावी व्यक्तियों की नियुक्ति, भर्ती प्रणाली, अनुशासन आदि। भारत में सामाजिक आर्थिक विकास के जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उसे नौकरशाही ही क्रियान्वित करते हैं। वेबर के अनुसार नौकरशाही कानून द्वारा स्थापित औपचारिक व संस्तृत पदों की एक वह अव्यक्ति व्यवस्था है जो प्रशासनात्मक दायित्वों की पूर्ति और संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्थापित की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये सेट नंबर 18 है। ऑलरेडी हम लोग सेट 17 तक कर चुके हैं। नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके जरूर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। अगला है, निम्न में कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग हैं? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 2, 3 और 4। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला परिषद। बलवंत राय मेहता समिति 1957 के अनुसार पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना निम्न है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था का अंग है। गांवों में रहने वाला प्रत्येक पुरुष और महिला जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तथा उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, वे सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर लोगों को शासन में भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। कुछ समितियां हैं पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड। बलवंत राय मेहता समिति 1957, संथानम समिति 1962, सादिक अली समिति 1964, अशोक मेहता समिति 1977, जीबी के राव समिति 1985, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में किस राज्य में किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको गोवा। भारत सरकार हर साल ये शानदार फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नवंबर माह में गोवा में करती है। अगला है, के सिवान डैश के अध्यक्ष हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसरो। इसरो का वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ 10वें हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का 1972 ईस्वी में गठन किया गया तथा इसरो के अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। वर्तमान समय में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक परवीन सूद हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित है? नदी है और सहायक नदी है। कावेरी, हेमावती, गोदावरी, मूसी, महानदी, मांड, कृष्णा, मालप्रभा। तो बी जो है राइट आंसर है, गोदावरी मूसी हो जाएगा। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं हेरंगी, हेमावती, लोकापावनी, सिमसा, अकरावती, लक्ष्मण तीर्थ, काविनी, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती। इस नदी पर शिव समुद्रम नामक जलप्रपात स्थित है। गोदावरी नदी पश्चिमी घाट की नासिक महाराष्ट्र की पहाड़ी में त्र्यंबकम से निकलती है। इसकी सहायक नदी निम्न है, प्राणहिता, पूर्णा, दुधना, बेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा। इसको बूढ़ी गंडक या दक्षिण गंगा कहा जाता है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी
नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कृष्णा नदी यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से निकलती है। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। यह नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदी निम्न है: तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यरला, बरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा और मूसी आदि। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां शिवनाथ, हसदेव, मंड, डूब एवं जोंक आदि हैं। अगला है: कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पांचवी। क्या हो जाएगा? पांचवी। वर्तमान में पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर का जनरेशन चल रहा है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है थायमीन है। थायमीन क्या है? तो विटामिन B1 का नाम है, रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी है। विटामिन B1 का स्रोत जो है अंकुरित अनाज, अंडा, दूध, मांस, मूंगफली एवं सब्जियां आदि है। विटामिन B1 का कार्य है वृद्धि, कार्बोहाइड्रेट, अपापच नियंत्रण, तंत्रिका और पेशियों की सक्रियता के लिए आवश्यक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। इस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। इसकी कमी से एनीमिया, पांडु रोग आदि होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसकी कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीवा का फटना इत्यादि होता है। विटामिन B2 का सोर्स है खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध आदि। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। इसकी कमी से होने वाला रोग रुधिर क्षीणता, एनीमिया, चर्म रोग, पेशियां ऐंठन इत्यादि है। विटामिन B6 इसका सोर्स है मांस, मछली, ईस्ट, यकृत, दूध, अनाज, पालक, आलू इत्यादि। विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है एवं इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। विटामिन डी एवं के का संश्लेषण जो होता है हमारे शरीर में ही होता है। अगला है लाबेर कब संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा आपको टेनिस से। आधुनिक संदर्भ में लॉन टेनिस का विकास इंग्लैंड में हुआ है। टेनिस की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1913 ईस्वी में पेरिस में की गई थी। टेनिस की विश्व स्तर पर 4 प्रमुख स्पर्धाएं होती है जिन्हें ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में मेलबर्न में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन मई जून में होता है। विंबलडन जून जुलाई लंदन में खेला जाता है। यूएस ओपन अगस्त सितंबर न्यूयॉर्क में खेला जाता है। टेनिस के खेल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। हॉकी की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है। इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट की होती है। हॉकी से संबंधित राष्ट्रीय ट्रॉफी आगा खां कप, बैटन कप, ध्यानचंद कप, मुरुगा गोल्ड कप, नेहरू कप, रंगास्वामी कप इत्यादि है। अगला है समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? राइट आंसर हो जाएगा जनसंहार। क्या हो जाएगा? जनसंहार। भारत को जब आजादी मिली उस वक्त लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। कई हजार लोग अगवा कर लिए गए, हजारों महिलाएं बलात्कार का शिकार बनी और लाखों लोग बेघर हो गए। कई बच्चे अनाथ हो गए और 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग शरणार्थी बन गए। 15 अगस्त 1947 ईस्वी की आधी रात को भारत और पाकिस्तान विश्व के मानचित्र पर 2 स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त और भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा परम। 1984 ईस्वी में इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ का निर्माण किया था। 1984 में भारत की नई कंप्यूटर नीति की घोषणा की गई थी। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर हैं। परम 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था जिसका विकास 1991 ईस्वी में हुआ था। परम श्रेणी के सुपर कंप्यूटर का विकास सी डैश पुणे ने किया था। भारत का सिलिकॉन घाटी बंगलुरु कर्नाटक को कहा जाता है। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं: डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। वर्तमान में फ्रंटियर अमेरिका
विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। फ्रंटियर जो है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, ध्यान रखिएगा। एक सुपर कंप्यूटर में करीब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है। इसकी गति को मेगा फ्लॉप से मापा जाता है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर इनायक था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा संघवाद। अन्य शब्द बंधुता, संप्रभुता, संपन्न एवं समाजवादी प्रस्तावना में शामिल है। उद्देशिका में उस आधारभूत दर्शन तथा राजनीतिक, धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान का आधार स्तंभ है। प्रस्तावना में निम्न शब्द का प्रयोग किया गया: हम भारत के लोग, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय। न्याय 3 तरह की है: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समता है प्रतिष्ठा और अवसर की, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता और बंधुता। अगला है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। निम्नलिखित में किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको सौरव गांगुली की। वर्तमान समय में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। 281 एंड बियॉन्ड बीबीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। कुछ आत्मकथा है: क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव, गोल्डन गर्ल पीटी उषा, सनी डे सुनील गावस्कर, वनडे वंडर सुनील गावस्कर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आईएनएस चक्र। ठीक है, आईएनएस चक्र। वर्ष 1988 ईस्वी में परमाणु शक्ति से संचालित सोवियत पनडुब्बी को भारतीय नौसेना द्वारा आईएनएस चक्र नाम दिया गया। आईएनएस खंडेरी भारत में बनी भारतीय नौसेना की 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों में से दूसरी है। आईएनएस कलवरी भारतीय नौसेना की 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों में पहली पनडुब्बी है जिसका निर्माण भारत में हुआ है। भारत की प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। भारत का प्रथम पनडुब्बी आईएनएस कावेरी है। भारत का प्रथम विमान वाहक पोतक आईएनएस विक्रांत है। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि है। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है। अगला है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 1932 को। इसके अनुसार दलितों को हिंदू से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इसमें गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए पुणे के यरवदा जेल में आमरण उपवास आरंभ कर दिया। 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। इस समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थिता सभा में अछूतों के लिए समान हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखा गया। अगला है, मुक्त पतन उदाहरण है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा एक समान त्वरण वाली गति का। गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य हो जाता है, यही भारहीनता की स्थिति है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है और जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि लिफ्ट के उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत में जा लगेगा। समय के साथ किसी वस्तु की सापेक्षिक स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। गति मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं: रेखीय गति या आवर्ती गति या दोलन गति इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो द्विसदनीय की बात कर रहा है विधानमंडल में, तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार।
द्विसदनीय होता है विधानसभा और विधान परिषद। भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद विद्यमान है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। विधानसभा राज्य विधायिका का निम्न सदन है जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। अपवाद में गोवा में 40 है, मिजोरम में भी 40 और सिक्किम में 32 है। बिहार में विधानसभा की सीट 243 है और लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला, समान ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6.5 डिग्री सेल्सियस। सामान्यतः ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है जिसे समान ह्रास दर कहते हैं। यह प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है जो क्षोभ सीमा तक विस्तारित रहती है। इस समान ताप पतन के विपरीत कभी कभी ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, उसे ही ऋणात्मक ताप पतन दर कहते हैं। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 1 किलोमीटर ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटना जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा इसी क्षोभ मंडल में होती है। इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है। समताप मंडल में मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूलकण एवं जल वाष्प आदि घटनाएं होती है, जिसके कारण इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, यह पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी इजराइल की मुद्रा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको शेकेल। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इजराइल की संसद का नाम नेशेट है। इजराइल की भाषा हिब्रू है जो बाइबिल की भाषा मानी जाती है। हिब्रू और अरबी इजराइल की सरकारी भाषा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम मोसाद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता हैं? राइट आंसर हो जाएगा शेख हसीना। शेख हसीना जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। अगला है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा सिकंदर लोदी। ठीक है, 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था और अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया। फतेहपुर सीकरी के संस्थापक अकबर, रोहतासगढ़ का किला शेरशाह सूरी, जौनपुर फिरोज शाह तुगलक, दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक, सीरी शहर अलाउद्दीन खिलजी, तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक, श्रीनगर अशोक। नेक्स्ट है इताइपू बांध, जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको पराना नदी। इताइपू बांध ब्राजील और पराग्वे के बीच के सीमा पर स्थित पराना नदी पर एक जल विद्युत बांध है। अगला, मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य। मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस पर 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। मिशन इंद्रधनुष यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए गए 7 रोगों के खिलाफ 7 टीकों का प्रतिनिधित्व करता है, जो रोग है तपेदिक, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, टेटनस, परट्यूटिस इत्यादि। खसरा, इसके अलावा खसरा, रुबेला, रोटावायरस, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, पोलियो के खिलाफ टीकों को शामिल करने के बाद इन टीकों की संख्या 12 हो गई है। अगला, महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की एक नई पहल भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मेरी सहेली। ट्रेन में सफर करने वाली महिलाओं को यात्रा के दौरान किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए भारतीय रेलवे
एक मुहिम चला रहा है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम का इनाम मेरी सहेली है। अगला है 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में किसे दिया गया है? तो राइट आंसर पैरासाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है D2O का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु भट्टी में होता है। भारी हाइड्रोजन ऑक्साइड को भारी जल D2O कहते हैं। इसका अधिकतम उपयोग परमाणु भट्टी में नाभिकीय क्रियाओं के मंदक के रूप में, इसके अलावा औषधि के निर्माण इत्यादि में किया जाता है। इसका अणुभार 20 तथा पीएच वैल्यू 7 होती है। भारी जल का आविष्कार सन 1932 में यूरे और बॉशबर्न ने किया। यूरे को सन 1934 में भारी हाइड्रोजन और भारी जल की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। साधारण जल के 6000 भागों में लगभग एक भाग भारी जल होता है। भारी जल साधारण जल के विद्युत अपघटन द्वारा बनाया जाता है। भारी जल का क्वथनांक 374.4 केल्विन तथा हिमांक 276.8 केल्विन और आपेक्षिक घनत्व 239 केल्विन पर 1.1059 होता है, जो साधारण जल से अधिक होता है। साधारण जल की तरह भारी जल रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। अगला क्वेश्चन है बेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको दक्षिण अफ्रीका में। बेल्ट घास के मैदान का विस्तार मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। इसके अलावा जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया के कई भागों में बेल्ट घास के मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है। बेल्ट शीतोष्ण घास का मैदान है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड के मैदानों में पाई जाने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। यहाँ छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं। यह मैदान बहुत उपजाऊ है। पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील के दक्षिण भाग में मुख्य तौर से है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को डाउन्स के नाम से जाना जाता है। यह मैदान ऑस्ट्रेलिया का कृषि उत्पादन का प्रमुख केंद्र भी है। इस मैदानी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें कंगारू सबसे प्रमुख है। कंगारू को ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक माना जाता है। सवाना अफ्रीका में पाए जाने वाला उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अगला है पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संघटक होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा जीव एवं अजीव होते हैं। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फूल की आकृति। मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया। मेंडल ने मटर के पौधों के उन लक्षणों पर विचार किया जो सर्वथा विपरीत गुण वाले थे। मेंडल ने 7 जोड़ों विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच कृत्रिम परागण क्रॉस पॉलिनेशन कराया, जिससे उत्पन्न नए पौधों का अध्ययन किया। मेंडल द्वारा मटर के पौधों के जिन 7 जोड़े विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया गया वे निम्न हैं। मेंडल को अपने प्रयोगों में सफलता मिलने में निम्नलिखित कारण है। पहला है वनस्पति जगत में पाए जाने वाले लाखों पौधों में मेंडल ने केवल मटर पौधों को ही चुना, क्योंकि उनमें अनेक प्रकार के विपरीत गुण होते हैं। दूसरा है मटर के पौधे छोटे होने के कारण प्रयोग करने में सुविधाजनक होते हैं। तीसरा, मटर का जीवन चक्र कुछ ही महीनों में पूरा हो जाता है, जिससे इसके गुणों का अध्ययन करने में कम समय लगता है। चौथा, मटर के पौधों में स्वपरागण होता है। मटर के पौधे 7 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। संयोग से मेंडल द्वारा चयनित गुण अलग अलग गुणसूत्र पर अवस्थित थे। मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए एक समय में केवल एक ही गुण को लिया और अपने अध्ययन में सांख्यिकी का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस भारतीय ने IAAF वेटरन पिन अवार्ड जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको पीटी उषा। पीटी उषा, इनका जन्म केरल में 27 जून 1964 को हुआ था। पीटी उषा को भारत की उड़न परी कहा जाता है। इन्हें 1984 और 1985 ईस्वी में क्रमशः अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। IAAF इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन स्थापना स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 17 जुलाई 1912 को की गई।
इस समय इसका अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक महासंघ था नाम। 2001 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन कर दिया गया। इसका मुख्यालय मोनाको फ्रांस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको फसल का खेत, वन, तालाब तथा झील प्राकृतिक पारितंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टोसले द्वारा वर्ष 1935 में किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रकार हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और मानव निर्मित या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र ये ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो प्राकृतिक रूप से होते हैं और मनुष्य के किसी भी हस्तक्षेप के बिना जीवित रह सकते हैं। उदाहरण जंगल, नदी, समुद्र, घास के मैदान आदि। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जब मानव अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पहले से ही विद्यमान पारिस्थितिकी तंत्र को संशोधित करता है या अपने स्वयं के पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है और प्राकृतिक स्थिति की नकल करता है, उन्हें कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। उदाहरण फसल क्षेत्र, उद्यान, बांध आदि। पर्यावरण विज्ञान तथा प्रबंधन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, पर्यावरण शिक्षण केंद्र अहमदाबाद, सीपीआर पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु, खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद, सलीम अली विज्ञान और संस्कृति विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर। पर्यावरण संस्थान की बात करें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली, जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड, भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, वन अनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, वन उत्पादकता केंद्र रांची, राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिकी संस्थान फरीदाबाद, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 ईस्वी में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर। लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस 12 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी, भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, शहीद दिवस या कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च, विश्व वन जीव दिवस 3 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस और बिहार दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च, विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च, अहिंसा दिवस, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर, विश्व पशु दिवस 3 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, विश्व छात्र दिवस एपीजे अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण या विश्व ऊर्जा दिवस 14 दिसंबर, विजय दिवस 16 दिसंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर, सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे 25 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संबंध श्रेणी एलसीआर परिपथ की अनुनाद अवस्था के लिए सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपको बैरोमीटर। कुछ यंत्र हैं जैसे एनीमोमीटर, यह उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। बैरोग्राफ, इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। कार्डियोग्राम, इसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कहते हैं।
नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको गैंगटिक डॉल्फिन। वैज्ञानिक नाम है प्लाटानिस्टा गैंगटिका। गंगा डॉल्फिन की खोज आधिकारिक तौर पर वर्ष 1801 में की गई थी। गंगा डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती है और यह वास्तव में दृष्टिहीन होती है। ये पराश्रव्य ध्वनियों का उत्सर्जन करके शिकार करती है, जो मछलियों और अन्य शिकार से टकराकर वापस लौटती है तथा उन्हें अपने दिमाग में एक छवि देखने में सक्षम बनाती है। इन्हें संस भी कहा जाता है। 2009 में सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई थी। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत गंगा डॉल्फिन का शिकार करना प्रतिबंधित है। गंगा डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार राज्य के पटना विश्वविद्यालय परिषद में गंगा नदी के तट पर स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज को निम्नलिखित में किसने शुरू किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले। ज्योतिबा राव फूले माली जाति में पैदा हुए थे। उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना वर्ष 1873 में की थी। ज्योतिबा राव फूले को 1888 में महाराष्ट्र के एक अन्य समाज सुधारक विठ्ठलराव कृष्णजी वंदेकर ने महात्मा की उपाधि दी थी। बात करें दयानंद सरस्वती की, इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। 1875 में इन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। बाद में उन्होंने इसका मुख्यालय 1877 में लाहौर स्थानांतरित कर दिया। दयानंद के विचार एवं चिंतन का प्रकाशन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में हुआ। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। दयानंद सरस्वती ने वेदांत की शिक्षा मथुरा के एक नेत्रहीन संत गुरु स्वामी बिरजानंद से ग्रहण की थी। बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो नरेंद्र दत्त 1863 से 1902 को बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना गया। विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं एवं उपदेशों को प्रचारित करने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो के सेंट कोलंबस हॉल में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में जाने से पहले महाराज खेतरी के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम नरेंद्र नाथ से बदलकर स्वामी विवेकानंद रखा। वे बंबई से पेनिनसुलर जहाज से रवाना हुए। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। बात करें वेद समाज की, केशव चंद्र सेन की मद्रास यात्रा से प्रभावित होकर श्रीधरलू नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पैन कोड कुल कितने अक्षरों और संख्याओं से बना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10। पैन का फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। UIDAI का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आधार कार्ड का नंबर 12 अंक का होता है। वोटर ID कार्ड में 10 संख्या होता है। ड्राइविंग लाइसेंस में 15 संख्या होता है। GST पंजीकरण में 15 संख्या होता है। ATM कार्ड पर 16 संख्या होता है। अगला है, नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपको ई-मित्र से। किससे? ई-मित्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिपथ दिया गया है और में कराकुल प्रतिरोध कितना होगा? राइट आंसर हो जाएगा 20/3 ओम हो जाएगा। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वाला वृत्त के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको फ्यूजियामा। क्या हो जाएगा? फ्यूजियामा। ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र अथवा दरार से है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, जिसके माध्यम से तप्त गैस, तरल लावा, राख, जल वाष्प आदि का निर्गमन होता है। ज्वालामुखी कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। कुछ प्रमुख ज्वालामुखी है उनसे रिलेटेड देश है फ्यूजियामा जापान, माउंट एटना सिसिली इटली में है, माउंट इरेबस रॉस द्वीप अंटार्कटिका, विसुवियस नेपल्स की खाड़ी इटली, स्ट्रॉम्बेली लिपारी द्वीप भूमध्यसागर, माउंट रेनियर अमेरिका, कोटोपेक्सी इक्वाडोर, पेरिकुटीन मैक्सिको,
को सुल्तान पाकिस्तान और माउंट टाल फिलीपींस, किलिमंजारो तंजानिया। भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ की उपमा स्ट्रोम्बोली इटली को कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अंटार्कटिका महाद्वीप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय की संज्ञा प्रदान की गई है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो एंडीज पर्वत चिली अर्जेंटीना है। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ है। अगला है अपाची हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में किस देश का उत्क्रमित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको अमेरिका। यह हेलीकॉप्टर जो है कुछ उपकरण है S-400 किस देश द्वारा विकसित है? रूस। और क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम। हेलिना भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल। चिनूक अमेरिका में बोइंग हेलीकॉप्टर। बराक एक डीआरडीओ इजराइल के द्वारा है। सरफेस टू एयर मिसाइल INS बेला फ्रांस। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। इंद्रजाल भारत ड्रोन डिफेंस सिस्टम। प्रचंड भारत स्वदेशी निर्मित युद्ध हेलीकॉप्टर है। अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा विजया बैंक और देना बैंक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अवंती की राजधानी थी। राइट आंसर हो जाएगा आपको उज्जैन। कहाँ थी? उज्जैन थी। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय से मिलती है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन 16 जनपदों की सूची मिलती है। अवंती इसमें वर्तमान मध्य प्रदेश व आसपास का क्षेत्र मालवा शामिल था। इसकी दो राजधानियां थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। मगध शासक शिशुनाग ने इसे मगध में मिलाया था। आधुनिक मालवा का क्षेत्र ही प्राचीन अवंती महाजनपद का क्षेत्र था। मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगीर थी। बज्जी की राजधानी वैशाली थी। अगला क्वेश्चन है सेबेस्टियन बैटल निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको फॉर्मूला 1 रेसिंग। सेबेस्टियन बैटल जर्मनी के हैं। प्रथम वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का आयोजन 1950 में यूनाइटेड किंगडम के सिल्वर स्टोन में किया गया। क्रिकेट की बात करें क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ICC है। इसका मुख्यालय 1 अगस्त 2005 से दुबई में है। पहले यह लॉर्ड्स में था। 27 नवंबर 2015 को ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के बीच पहली बार दिन रात का टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से एडिलेड में खेला गया। क्रिकेट शब्दावली है चाइना मैन, LBW, थ्रो, मेडन, स्विंग स्ट्रोक, कवर, पॉपिंग कीज, हुक आदि। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा साहित्यिक कार्य रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? तो ये आपको देवदास हो जाएगा। देवदास जो है आपको शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। बात करें अब रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्म ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी के कलकत्ता में 7 मई 1861 को हुआ था। अन्य नाम इनका था नामो भानु सिंह ठाकुर, मोनिता गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि के नाम से जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के गीत हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत की ठुमरी शैली से प्रभावित थे। नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय पहले भारतीय थे। प्रमुख रचनाएं है काबुली वाला, मास्टर साहब और पोस्ट मास्टर। दो देशों के राष्ट्रगान के रचयिता है भारत के जनगण मन और बांग्लादेश के अमार सुनार बांग्ला का राष्ट्रगान लिखा है। वह ऐसा करने वाले विश्व के एकमात्र कवि हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। वर्ष 1915 में ब्रिटिश सरकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी, किंतु 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। गौरतलब है कि नाइटहुड की उपाधि मिलने के बाद नाम के साथ सर लगाया जाता है। मृत्यु हुई 7 अगस्त 1947 को कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है ज्वारीय ऊर्जा निम्न में किस ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुनर्भरणीय।
पुनर्वरणीय ऊर्जा का आशय नवीकरणीय ऊर्जा से है। ज्वार भाटा की बात करें, चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल को ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार कहते हैं। सागरीय जल को नीचे गिरकर पीछे लौटने सागर की ओर को भाटा कहते हैं। विश्व का सबसे पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। भारत का प्रथम समुद्री ज्वारीय विद्युत संयंत्र बिझिंगम केरल में लगाया गया। भारत में लगभग 9000 मेगावाट ज्वारीय विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है। अगला है महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर था? तो राइट आंसर चंपारण हो जाएगा। 1917 में प्रथम सविनय अवज्ञा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में बिहार के चंपारण क्षेत्र में गोड़े बागान मालिकों किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके अंतर्गत किसानों की अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। यह व्यवस्था तिनकठिया प्रणाली के नाम से जाना जाता था। चंपारण से जुड़े एक प्रमुख आंदोलनकारी एवं किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किया। फलता अप्रैल 1917 में गांधी जी राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, मजरूल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक तथा जेबी कृपलानी के सहयोग से मामले की जांच करने चंपारण पहुंचे। एफ.जी. सलाई की अध्यक्षता में चंपारण कृषि कमेटी गठित की गई, जिसके सदस्य गांधी जी भी थे। कमेटी ने इसे शोषणकारी पाया और हटाने की सिफारिश की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? राइट आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना का प्रधान सेनापति होता है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 124(a) के तहत उच्चतम न्यायालय एवं 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा परतदार चट्टान। वर्ष 1821 में राइन नदी घाटी में बने मिट्टी के इस तरह के जमाव के लिए पहली बार लोएस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। लोएस मिट्टियां प्रायः अधिक सरंध्र, बहुत उपजाऊ और कृषि के लिए उपयुक्त होती है। इसका निर्माण मध्य एशिया के गोबी मरुस्थल से पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टियों से हुआ है। लोएस में क्वार्टरजाइट, फेल्सपार, अभ्रक तथा कैल्साइट इत्यादि खनिजों का मिश्रण पाया जाता है। ऑक्सीकरण की वजह से उसका रंग पीला या भूरा होता है। अगला क्वेश्चन है, 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ओलंपक दे गूज। कौन हो जाएगा? ओलंपक दे गूज। ओलंप दे गूज एक फ्रांसीसी नाटककार और राजनीतिक कार्यकर्ता थी। इनकी लेख महिलाओं के अधिकार और कुप्रथा पर आधारित था। क्रांतिकारी सरकार के शासन पर हमला करने के दौरान उन्हें 1793 में मार दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 4 दिसंबर 1829 को अधिनियम 17 पारित कर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। बी.एन. मालवारी के प्रयास में 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल पारित हुआ। इस कानून के आधार पर 12 वर्ष या उससे कम आयु की बालिकाओं का विवाह निषिद्ध कर दिया गया। डॉक्टर कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। इनको 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2019 BWF विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको पीवी सिंधु। नेक्स्ट है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको हो ची मिन्ह। बात करें गदर पार्टी, स्थापना 1913 में, संस्थापक थे लाला हरदयाल और काशीराम। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी, स्थापना 1923, संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, स्थापना 1936, संस्थापक बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट है क्षारीय मृदा धातुओं में कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए बेरियम। बेरियम जो है आवर्त सारणी के अनुसार वर्ग फर्स्ट के तत्वों को क्षारीय धातु तथा वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु के रूप में जानते हैं। इन दोनों वर्गों के तत्व आवर्त सारणी के एस ब्लॉक से संबंधित है। ये सभी क्रियाशील धातुएं, इनके आयनन एंथैल्पी मान कम होते हैं।
क्या निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेणुका। रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। बात करें रामसर स्थल की। रामसर वह आर्द्र भूमि या नम भूमि है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व घोषित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों पर रामसर सम्मेलन विशेष रूप से जल पक्षी आवास के रूप में आर्द्र भूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया जहां 1971 में कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप था। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल सुंदरबन पश्चिम बंगाल है। भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल हरिके बैराज है। सर्वाधिक वाला देश यूनाइटेड किंगडम 175 है। भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था। वर्तमान में भारत में कुल 80 रामसर स्थल है अप्रैल 2024 तक। अगला है निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको बांग्लादेश, जो कि 4096 किलोमीटर सीमा रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको जल के वहन के लिए। किसके लिए हो जाएगा? जल के वहन के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाए आपको सआदत खान। सआदत खान बुरहान उल मुल्क ने अवध को 1722 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित किया था। सआदत खान के बाद सफदरगंज अब्दुल मसूर खान अवध का नवाब बना और फिर इसका पुत्र शुजा उद दौला अवध का नवाब बना 1754 से 75। 1775 ईस्वी में अवध के नवाब आसफ उद्दौला ने फैजाबाद की जगह लखनऊ को राजधानी बनाया, जहां उसने इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी ने अवध को 1856 में ब्रिटिश शासन में मिला लिया। अगला है सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोथल। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल में चावल उपजाने के अवशेष 1800 ईसा पूर्व में पाए गए हैं। यहाँ से अन्न पीसने की चक्की, युगल समाधान के साक्ष्य, फारस की मुहरें, नाव के साक्ष्य, अग्नि वेदी के प्रमाण, हाथी दांत का पैमाना आदि भी प्राप्त हुए हैं। लोथल में एक चित्रित मित्र भांड मिला है जो पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। सुतकोतदा एवं लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 के परिणाम स्वरूप निम्न में कौन से देश की फौजों की हार हुई? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसीसी फौजों की हार हुई। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच 1756 से 63 में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी देश की फौजों की हार हुई। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 ईस्वी में हुआ। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। उस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। इस क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक मिसाइल है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको नाग। यह टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। यह मारक क्षमता 14 किलोमीटर। इसका प्रथम सफल परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया। इसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसे एक बार दागे जाने के पश्चात पुनः निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है? तो इसमें 22 भाषाओं का वर्णन है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 21वीं संशोधन में सिंधी को, 1992 71वां संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को, और उसके बाद 2003 में 92 संशोधन में मैथिली, डोगरी, मैथिली, संथाली
4 भाषाओं को जोड़कर 22 भाषा अभी टोटल हैं। अगला क्वेश्चन है URL का पूर्ण रूप है, तो URL का पूर्ण रूप पूछ रहा है, फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगला है भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 42वां संशोधन द्वारा। इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 के क भाग 4 के क के अंतर्गत जोड़ा गया। बात करें 42वां संविधान संशोधन 1976 की, तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। इसके द्वारा वन, शिक्षा, मापतौल, न्याय, प्रशासन, पशु एवं पक्षियों के संरक्षण को राष्ट्र सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। लोकसभा और विधानसभाओं की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। बात करें 44वां संशोधन 1978 में, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक या कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दी गई। अगला है निम्न में कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको बीजक। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। अगला क्वेश्चन है पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिज़ाइन की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा MB हनीफा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पहली भारतीय EVM का आविष्कार 1980 में MB हनीफा द्वारा किया गया था, जिसे 15 अक्टूबर 1980 को इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेटेड काउंटिंग मशीन के रूप में पंजीकृत किया गया था। भारत में सर्वप्रथम EVM का प्रयोग 1982 में केरल के नॉर्थ परवूर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव में कुछ मतदान केंद्रों पर किया गया था। वर्ष 2004 में सभी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में EVM का प्रयोग किया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है सेंटियागो राजधानी है, तो राइट आंसर हो जाएगा चिली की राजधानी सेंटियागो, पेरू लीमा, गुआना जॉर्ज टाउन, उरुग्वे मोंटेवीडियो। अगला क्वेश्चन है किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा, राइट आंसर हो जाएगा चौथा। 1799 में हुआ था। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था। हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी। बात करें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, गवर्नर थे लॉर्ड बेरलेस्ट। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, वॉरेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, लॉर्ड बेलेजली। 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकुट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। अगला क्वेश्चन है 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा सर एंड्रयू फ्रेजर। लॉर्ड कर्जन की बात करें 1899 से 1905, कर्जन ने सन 1902 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का एवं सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में इसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी। 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया। बंगाल के 2 प्रांतों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया। नेक्स्ट है जब चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा अंग की चंपा, मगध का राजगीर, काशी वाराणसी, वत्स का कौशाम्बी। वज्जी वैशाली, विदेह या मिथिला, कौशल का श्रावस्ती, अवंती उज्जैन या महेशपति, मल का कुशावती, पंचाल का अहिछत्र या काम्पल्य, चैदी शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य विराटनगर, कंबोज हाटक, सूरसेन का मथुरा।
अस्मक, पोटली या पोतन, गंधार का तक्षशिला। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय से मिलती है। अगला है चिपको आंदोलन डैश से संबंधित था, तो राइट आंसर हो जाएगा वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने से। चिपको आंदोलन 26 मार्च 1974 में उत्तराखंड के वनों में शांत और अहिंसक विरोध प्रदर्शन के रूप में देखा गया। इसे चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना था और इसे रोकने के लिए महिलाएं वृक्षों से चिपककर खड़ी हो गई थी। अगला है निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर चेमडुंग हिमानी, ऊंचाई समुद्र तल 5150 मीटर और इसका जो संगम है बंगाल की खाड़ी है। चिनाब नदी की बात करें बारालाचा दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश और सिंधु नदी संगम है। रावी रोहतांग दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश और चिनाब नदी में मिल जाती है। महानदी सिहावा पहाड़ी धमतरी छत्तीसगढ़ बंगाल की खाड़ी कटक के समीप। सिंधु तिब्बत मानसरोवर झील के निकट और अरब सागर में मिल जाती है। सतलज राकसताल तिब्बत चिनाब नदी के से मिलती है। माही मध्य प्रदेश खंभात की खाड़ी। झेलम बेरीनाग जम्मू और कश्मीर चिनाब नदी पाकिस्तान में मिलती है। लूनी अरावली श्रेणी कक्ष का रन। गंगा गंगोत्री हिमानी बंगाल की खाड़ी। गोमुख यमुना यमुनोत्री हिमानी बंदरपूछ गंगा में मिलती है। इलाहाबाद में सोन अमरकंटक पठार गंगा में पटना के निकट। अगला है सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में किन दो ग्रहों के बीच स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको मंगल और बृहस्पति। बात करें क्षुद्र ग्रह की, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़े के से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त लोनार झील महाराष्ट्र बनता है। फोर्ड वेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 12। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है। अगला है अरुणाचल प्रदेश के फुडुगंटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दीक्षी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में फुडुंग नदी पर बनी दीक्षी जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण किया गया। 24 मेगावाट क्षमता वाली यह परियोजना पश्चिम कामेंग जिले के दीक्षी गांव में स्थापित की गई है। कोपली परियोजना असम राज्य में स्थित है। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना नेपाल के शंखुवासभा और भोजपुर जिले में स्थित है। लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना असम एवं अरुणाचल प्रदेश की सीमा के साथ सुबनसिरी नदी पर एक निर्माणाधीन ग्रेविटी बांध है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी संस्था संवैधानिकतर है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको नीति आयोग। संवैधानिक निकाय वह निकाय जिसका संविधान में वर्णन हो संवैधानिक निकाय कहलाता है। जैसे निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से 329 है। लोकसभा आयोग अनुच्छेद 315 से 323। वित्त आयोग अनुच्छेद 280। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग अनुच्छेद 338। अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग अनुच्छेद 338 का क। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी अनुच्छेद 350 का ख। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। भारत का महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता अनुच्छेद 76। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263। अब गैर संवैधानिक निकाय वह निकाय जिसका वर्णन संविधान में ना हो, दूसरे शब्दों में जिसका निर्माण संसद के किसी अधिनियम या कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से किया जाए, उसे गैर संवैधानिक निकाय कहा जाता है। जैसे नीति आयोग, राज्य विकास परिषद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग। अगला है भारत में रेलवे
की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। भारतीय रेल एशिया का दूसरी सबसे बड़ी तथा विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है। अगला, निम्न में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको SO2। जीवाश्म ईंधन के दहन के परिणाम स्वरूप सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। यह गैस मनुष्य एवं जंतु दोनों के लिए विषैली है। सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म सांद्रता मनुष्य में विभिन्न श्वसन रोग जैसे अस्थमा, श्वसनी संशोध, एम्फाइसीमिया आदि के कारण होती है। अगला है, रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको बैकुरल के द्वारा की गई। रेडियो सक्रियता ऐसे तत्व जो स्वतः विघटित होकर विकिरण उत्सर्जित करते हैं रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज श्रेय फ्रांसीसी वैज्ञानिक सन हेनरी बैकुरल को प्राप्त है। रेडियो सक्रिय तत्वों के उदाहरण प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम, रेडियम इत्यादि। अर्नेस्ट रदरफोर्ड प्रसिद्ध रसायन तथा भौतिक शास्त्री थे। उन्होंने नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। केल्विन तापमान की मापन इकाई है। अगला क्वेश्चन है, ITBP ने पेगोंग वेस में किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया है? यह हम लोग का 100 क्वेश्चन का सीरीज है। टोटल 25 सेट्स है, उसमें ये सेट नंबर 18 है। कल सेट नंबर 19 आ जाएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इसका आंसर आपको सिक्किम हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।